हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस त्रिवेद की लेक्चर सीरीज में। कल है वो हमने अध्ययन कर लिए थे 2.4 तक के उदाहरण जो हमारे थे गाउस प्रमेय और उसके अनुप्रयोग से संबंधित उदाहरण है वो थे। आज है वो हम आगे इनसे उदाहरण करेंगे। जो उदाहरण नंबर आगे 2.5 रहेगा, तो आपको उदाहरण नंबर 2.5 पढ़ने से पहले मैं फिर भी वही वापस बात बोल रहा हूँ कि आपको जो चैप्टर है उनके कॉन्सेप्ट आपके वो सारे क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप एग्जाम्पल आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला जो उदाहरण है वो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2.5। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2.5 क्या है। एक समान रूप से आवेशित एक वलय, ठीक है, एक वलय है जो एक समान रूप से आवेशित है एवं एक गोले, दोनों की त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। एक वलय है और एक क्या गोला है, दोनों की त्रिज्या आर है। दोनों पर आवेश क्यू है, दोनों पर आवेश कितना है, क्यू है। गोले का केंद्र वलय की अक्ष पर विद्यमान है। तो ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन है कि गोले का केंद्र वलय की अक्ष पर विद्यमान है और जो दूरी है वो कितनी है, केंद्र से r/√3 दूरी पर स्थित है। तो ये मान लो आपका क्या है, इस प्रकार से वलय है। तो वलय पर पहले तो आवेश वितरित कर देते हैं। क्यू आवेश वितरित है इस प्रकार से, ठीक है। ये वलय का केंद्र हो गया। वलय के केंद्र पर या बोल सकते हो वलय के अक्ष पर। वलय की अक्ष कौन सी होगी, ये होगी ना भैया। अगर 3D में होगा तो ये वलय इस प्रकार से होगी, तो इसका अक्ष है वो कौन सा होगा, ये होगा ना। तो इसका ये अक्ष हो गया और अक्ष से अक्ष पर एक गोला स्थित है, ठीक है। और जो गोले का केंद्र है वो उसके मतलब अक्ष पर स्थित है, ये बोल सकते हो। तो यहाँ पर इसकी दूरी दे रखी है, वो भी कितनी दे रखी है, r√3। ये हमारे को दे रखा है, ठीक है। और गोले पर भी क्या आपका प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इस पर भी प्लस आवेश, इस पर भी प्लस आवेश। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, बल है वो आपका लगेगा भाई, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हमारे को पूछा ये कि आपको क्या निकालना है, इन दोनों के मध्य जो बल है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य बल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों के मध्य बल ज्ञात करने के लिए हमारे को देखो, हमारे पास में वो फॉर्मूला होता है, F बराबर क्या होता है, QE होता है फॉर्मूला। तो वहां पर हमारे को E का मान चाहिए। तो E का मान मिलते ही हमारे को किसका मान मिल जाएगा, Q का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो E का मान हम कैसे निकालेंगे। कल हमने पढ़ा था कि कोई भी वलय के अक्ष पर कोई एक बिंदु स्थित है और उसके केंद्र से दूरी अगर x है, तो उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र आया था वो कितना आया था आपका, KQX अपॉन √r² प्लस x²। इस पूरे का कितना, होल क्यूब। ये था ना आपका। तो अगर हमारे पास में E आ गया तो हमारे को निकालना है क्या, F निकालना है। F बराबर क्या होता है, QE। तो हम यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, F को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो मान रखो इसके अंदर पहले E निकाल लेते हैं। तो E बराबर कितना हो जाएगा, KQ इंटू x। x की जगह कितना देगा, r√3 देगा, ये r√3 लिख दिया। फिर आप यहाँ पर लिखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √r² प्लस x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या आएगा, r² और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, और इस पूरे का क्या हो गया, होल क्यूब। फिर आएगा E बराबर 4r², पूरे का क्या हो गया, होल क्यूब, ठीक है। अब देखो आगे यहां से E बराबर क्या आ गया, E बराबर आ गया KQR√3 अपॉन इसको खोल लो, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका रूट खोल दे, ये क्या हो जाएगा आपका 2r का पूरे क्या गया, होल क्यूब। तो यहां से क्या आ गया आपका E बराबर KQR√3 अपॉन इसको क्या कर दो, क्यूब कर दो। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, ये 8 इंटू r क्यूब। एक r से एक r कैंसिल हो गया, मतलब E बराबर कितना आ गया आपका KQ√3 अपॉन 8r², ठीक है। अब E का मान आ गया तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, F का मान निकाल सकते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका Q इंटू E का मान देखो कितना हो जाएगा, KQ√3 अपॉन 8r²। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्या लिख देंगे इसको, जो आपका √3/8 है उसको बाहर लिख दो, √3/8 और क्या हो जाएगा KQ² अपॉन क्या हो जाएगा r²। ये आ गया आपका क्या, बल। ये आ गया बल। तो ये इस प्रकार से हमारा उदाहरण हो गया, ठीक है। बस आपको विद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए था। विद्युत क्षेत्र पता होगा तो आप यहाँ सीधा F है उसका मान निकाल, क्योंकि आपको F बताइए F किसके बराबर होता है, Q इंटू E। इनके मध्य अगर विद्युत क्षेत्र पता चल गया आपको तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, F है वो निकाल सकते हो। चलो अब अगला उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 2.6। एग्जाम्पल नंबर 2.6। तो एग्जाम्पल नंबर 2.6 क्या है, देखो 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र
पर 7.6 बीच में क्या नहीं है, वो नहीं है ना, यहाँ पर गैप है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब माइक्रो होगा। तो 7.6 माइक्रो कूलम आवेश स्थित है। कहने का मतलब क्या, हमारे पास में एक गोलीय कोश है, उस गोलीय कोश की जो त्रिज्या वो कितनी दे रही है आपको, 0.03 मीटर दे रखी है। ठीक है, आगे क्या दे है कि केंद्र पर, इसके केंद्र पर यहाँ पर कितना है, 7.6 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, गोलीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो पहले तो हमारे को इस पृष्ठ के लिए क्या निकालना है, विद्युत जो फ्लक्स है वो निकालना है। विद्युत फ्लक्स बोले तो क्या निकालना है आपको, फाई निकालना है। क्या निकालना है, फाई। तो हम गाउस के नियम से आसानी से निकाल सकते हैं। गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होगा, ये एक बंद पृष्ठ है ना, तो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होगा वो उसमें उपस्थित कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुणा होगा वहां पर। फिर हमने वहां पर देखा था कि आप आवेश को कहीं पर रखो, आवेश गोली पृष्ठ के अंदर या जो भी आपका बंद पृष्ठ होगा उसमें आप आवेश कहीं पर रखो, आपका विद्युत फ्लक्स वही आने वाला है, ना, कोई फर्क नहीं होगा ना वहां पर। ठीक है, तो और इसके बाद में हमने देखा था कि अगर आप उस गोलीय पृष्ठ की आकृति या जो भी बंद पृष्ठ है उसकी आकृति आप कैसी भी बना दो, क्या विद्युत फ्लक्स में कोई फर्क पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गाउस प्रमेय वो क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ जो पृष्ठ है वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, ना तो वो त्रिज्या पर निर्भर करेगा, चाहे कितना ही बड़ा लो कुछ भी करो, पृष्ठ है वो क्या रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। और उसमें जो आवेश है वो कुल नेट आवेश हमारे को साथ में लेना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका विद्युत फ्लक्स वहां से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे को विद्युत फ्लक्स चाहिए तो हमारे को सीधा फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन क्या होता है, ε0। तो यहाँ से फाई बराबर क्यू का मान कितना है, 7.6 माइक्रो, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, -6 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा ε0, और ε0 का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 हो गया यहाँ पर। तो ये क्या आ गया आपका फाई आ गया यहाँ पर भाई। अब बोला है कि अगर इसकी त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, त्रिज्या दुगुनी कर दी तो मान लो ये इस प्रकार से ज्यादा बड़ा हो गया, तो ज्यादा बड़ा हो गया तो इस ज्यादा बड़े बंद प्रश्न में भी आवेश कितना है, अभी भी 7.6 माइक्रोकूलम है ना भाई, ये इसने त्रिज्या दुगुनी कर दी, मान लो कुछ इस प्रकार से बन गया गोला आपका। तो क्या अब इसके अंदर कोई अन्य आवेश है क्या, अभी भी कितना आवेश है, 7.6 माइक्रोकूलम है ना आवेश, ये इस प्रकार से। तो अभी भी क्या है, 7.6 माइक्रोकूलम में आवेश है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी अभी भी आपका जो फाई है वो कितना आएगा, इतना ही आएगा। कैलकुलेशन वहां पे कर लेना। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल नंबर 2.6। अब करते हैं अगला एग्जांपल नंबर 2.7। तो एग्जांपल नंबर 2.7 देखो, 2.7 क्या है, चित्रानुसार। ठीक है, चित्र आपको बुक के अंदर देखना है। चित्र अनुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। हमारे पास में एक अर्धगोला है, ठीक है, ये हमारे पास में एक अर्धगोला है। इस अर्धगोले के पृष्ठ पर और पृष्ठ के केंद्र पर ये अर्धगोला है भाई। ये जो आपका ऐसे मान लो एक आपके पास में बॉल है, बॉल को आपने बीच में से काट दिया। ठीक है, अब जो उसका पृष्ठ है, बॉल होगा तो बॉल के बीच पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ के केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है Q। ठीक है, Q आवेश रख दिया। आगे क्या बोला है, पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। पृष्ठ से पारित आपको क्या ज्ञात करना है, कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है कि इस पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स है वो गुजरेगा। तो हमें पता है कि कोई भी एक बंद पृष्ठ होता है, इस प्रकार से पूरा एक बंद पृष्ठ होता है। ठीक है, तो उस बंद पृष्ठ के लिए तो हमारा जो फाई आता है जो गाउस के नियम से, वो कितना आता है आपका Q अपॉन ε0। Q अपॉन कितना आ गया, ε0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये कितना आधा गोला है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई। आधा गोला है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना यहाँ पर। इसका मतलब जो आपका नया फ्लक्स आएगा, ठीक है, आप हाइडेस मान लो, तो वो नया फ्लक्स क्या होगा आपका, इस जो पहले वाला फ्लक्स है उसका क्या होगा, आधा होगा यहाँ पर, होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब फाई का मान कितना है आपका, फाई का मान है Q अपॉन ε0। जो ये आ गया Q अपॉन ε0, तो आपका फ्लक्स है जो अभी बाद में जो फ्लक्स आया वो कितना हो गया, Q अपॉन 2ε0। ठीक है, किताब के अंदर आपके पहले वाले को भाई मान लिया कि भाई पूरे गोले के लिए जो आपका फ्लक्स था वो फाई डैश दे रखा है आपको Q अपॉन ε0, और आधे गोले के लिए कितना हो जाएगा, आप आधा कर दोगे इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात थी, उसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 2.7। अब अगला करते हैं एग्जांपल नंबर 2.8।
2.8। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। चित्र अनुसार एक घन, चित्र आपको दे रखा है, एक घन है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर ई नोट एक्स आई कैप। आपको ई वेक्टर दे रखा है, इसके अंदर ई वेक्टर कितना दे रखा है, ई नोट एक्स आई कैप। ठीक है, में स्थित है। घन की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। घन की प्रत्येक भुजा, ए का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 1 सेंटीमीटर कितने बराबर, किसके बराबर होगा, 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर के बराबर, ये होगा ना। आगे क्या तरीका है, तथा नियतांक ई नोड, नियतांक ई नोड का भी मान दे रखा है। ई नोड का मान दे रखा है आपको 2.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम मीटर। ठीक है, इसका मान दे दिया आपको। अब आगे क्या बोला है, घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स एवं घन द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है आपको, घन से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो ज्ञात करना है, और साथ में आपको ज्ञात करना है कि इस घन में कितना आवेश है वो ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर घन बनाना पड़ेगा पहले तो हम वो घन बना लेते हैं यहाँ पर। टेढ़ा मेढ़ा बन गया ना, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। चलो ये बना दिया हमने। ठीक है, घन बन गया हमारा। अब आपको देखो क्या दे रखा है आगे, आपको क्या करना है, पढ़ तो लिया हमने सारी चीजें। आपको ज्ञात क्या करना है कि इस घन से आपको जो निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो ज्ञात करना है, और इस घन में कितना आवेश है वो आपको ज्ञात करना है। और विद्युत क्षेत्र आपका कैसे है, देखो आई कैप दिशा मतलब एक्स एक्स यही है हमारी, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। तो आपका विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकार से, इस प्रकार से है, ई वेक्टर आपका। ठीक है, तो हम याद देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, जितने भी ये सबको नाम दे देते हैं। इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, और कौन सा बच गया, ये तो हो गया, और ये वाला एच। ठीक है, इतने ही है ना, सबके नाम हो गए हमारे पास में। चलो सबके नाम हो गए। अब आपको क्या याद करना है, विद्युत फ्लक्स याद करना है। तो आपको ऐसे 3D में सोचो, ये आपके पास में क्या एक घन है, इस साइड से आपकी विद्युत क्षेत्र ऐसे चल रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र चल रहा है इस प्रकार से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या घन है भाई, घन ऐसे होगा ना इस प्रकार से। एक कमरा मान लो, एक बॉक्स मान लो आप, ठीक है, एक कोई बॉक्स है, चौक का बॉक्स है, चौक के बॉक्स को यहाँ पर आप एज्यूम करो। ठीक है, उस चौक के बॉक्स में से यहाँ पर क्या गुजरी है, विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरी है। तो चौक का ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ठीक है, यहाँ से भी विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, यहाँ पर, यहाँ से भी इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी है, यहाँ पर भी इस मतलब पृष्ठ, सब पृष्ठों से आपकी क्या गुजरेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी यहाँ पर। तो सब पृष्ठों से गुजरेगी, तो हमारे को क्या निकालना है, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो गाउस का प्रमेय है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाउस प्रमेय में क्या बोला गया है कि वहां पर कुल आवेश। अब आपको यहाँ पर आवेश पता है क्या, कितना आवेश नहीं पता ना, और आवेश है वो आपको तो पूछा है आपको, इसका मतलब हमारे को विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला बचता है क्या, फाई बराबर ईडीएस कोस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब वो हमारे को यहाँ पर प्रयोग में लाना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे को प्रत्येक पृष्ठ में क्या देखना पड़ेगा, क्षेत्रफल सदिश देखना पड़ेगा, और उसको अगर हम ई वेक्टर से गुणा कर देंगे तो प्रत्येक पृष्ठ का हमारे को क्या मिल जाएगा, विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। कि ये जो पृष्ठ है इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजरा, ये जो पृष्ठ है इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजरा, ये जो पृष्ठ है इतने इससे कितना, ऊपर वाले से साइड वाले से इस प्रकार से कितना फ्लक्स है गुजरा। तो हमारे को जो फ्लक्स मिलेगा, विद्युत फ्लक्स, वो इन सब पृष्ठों के कारण मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में लिख लेते हैं, कुल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, आपका कुल फ्लक्स है वो फाई बराबर होगा आपका किसके, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और क्षेत्रफल लिख लो आप, कौन से क्षेत्रफल का ये जो फ्लक्स आएगा भाई, इस पहले लिख लेते हैं। चलो ये वाला पृष्ठ कौन सा हो गया, ए एफ ई एच, ठीक है, प्लस इस वाले पृष्ठ का हमारे को विद्युत फ्लक्स मिल गया। अभी हमारे को इस कोई सा भी ले लो आप, ये ऊपर वाले ले लो, तो ये ऊपर वाले का क्या होगा, देखो विद्युत फ्लक्स, ये भी ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है, और ये कौन सी का क्षेत्रफल जो मैं लिख रहा हूँ फटाफट से, सब पृष्ठों का लिखना है आपको। ठीक है, 6 है तो यहाँ पर 6 मान आएंगे, तो आप देखो मैं फटाफट से लिख देता हूँ। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए बी एफ जी प्लस करके ये हो गया, ये हो गया। अब ये सामने वाला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस
वेक्टर, सामने वाले क्या हो जाएगा एफ जी ई डी, एफ जी ई डी प्लस का ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसका ये कौन सा ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया ऊपर वाला हो गया, ये साइड वाला हो गया, और पीछे वाला नहीं लिया तो पीछे वाला कौन सा ए बी सी एच, तो ए बी सी एच प्लस करके ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब कौन सा ले लेते हैं, नीचे वाला ले लेते हैं, कौन सा हो गया ई एच सी डी, तो ई एच सी डी प्लस करके अब यहाँ पर कौन सा बच जाता है आपका, अब वो ये वाला बच जाता है, कौन सा हो गया आपका ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये लिख लो कौन सा डी जी डी या सी डी जी बी, सी डी जी बी। 6 हो गए ना यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 पृष्ठ हो गए। तो 6 पृष्ठ है, हमने 6 पृष्ठ से गुजरने वाले जो विद्युत प्लक्स है उसका मान हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, अब इनके मध्य में जो ई और डीएस या ई एस, यहाँ पर डी लगा सकते हो या एस लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एस और ई के मध्य हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कोण देखते हैं। सबसे पहले इस वाले क्षेत्रफल के लिए कौन सा है, ए एफ ई एच, ए एफ ई एच। ये पृष्ठ आपका कुछ इस प्रकार से, विद्युत क्षेत्र आपका कुछ इस प्रकार से, तो इसका इस पृष्ठ का जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस प्रकार से होगा, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस प्रकार से होगा भाई, ये पूरा इस प्रकार से आपका बॉक्स है, तो इस बॉक्स का इस वाले का जो बाहर वाले से हम क्षेत्रफल सदिश देखेंगे ना, तो ये वाला इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा आपका इस प्रकार से, ये डीएस वेक्टर। तो और विद्युत क्षेत्र आपका कुछ किस प्रकार से, उस प्रकार से है ना यहाँ पर। इसका मतलब दोनों के मध्य कोण कितना, 180 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा आपका, फाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस का ई डीएस, ठीक है, माइनस का ई डीएस। अब आगे देखो यहाँ पर इसके लिए देखते हैं, तो ए बी एफ जी, तो ए बी एफ जी कौन सा, ए बी एफ जी, तो इसका ये कुछ इस प्रकार से ऊपर वाला है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कुछ इस प्रकार से होगा, और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से, कोण कितना हुआ 90 हुआ, इसका मतलब ये कितना हो गया प्लस का 0। इसके लिए देखो यहाँ पर कौन सा बच गया, एफ जी एफ डी, एफ जी ई डी, एफ जी ई डी, ये कुछ आपका इस प्रकार से, तो इसका क्षेत्रफल सदिश आपका कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से, क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से, फिर से 90, मतलब फिर से क्या हो गया 0। अब इसकी बात करते हैं ए बी सी एच, ए बी सी एच पीछे वाला, ठीक है, पीछे वाले का भी क्या होगा इस प्रकार से होगा, इस साइड में होगा, तो इस साइड में क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र इस साइड में, दोनों के मध्य कोण कितना 90 है। तो आपको ये दिमाग के अंदर लाते जाना है किस प्रकार से कर रहे हैं। उसके बाद में आपका आता है ई एच सी पी, तो कौन सा है ई एच सी पी, ये कौन सा ले लिया, ई एच सी डी, सॉरी ई एच सी डी है, पी नहीं है, ठीक है, ई एच सी डी, तो ई एच सी डी, तो ये कुछ इस प्रकार से, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो कुछ इस प्रकार से होगा, और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से होगा, फिर से कोण कितना आ गया 90 आ गया, मतलब फिर से कितना हो गया 0 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो सी डी जी बी, तो ये सी डी जी बी, ये प्रश्न आपका इस प्रकार से है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश भी इस प्रकार से, विद्युत क्षेत्र भी इस प्रकार से है, इसका मतलब जो आपका मान आएगा वो क्या आ जाएगा प्लस का ई डी एस। आगे आपका इतना ही है ना यहाँ पर, हाँ इतना ही है, ठीक है। अभी हमने इसकी दिशा नहीं लिखी, ठीक है, तो दिशा लिख लेते हैं यहाँ पर, जो इसकी दिशा होगी ये माइनस छोड़ देते हैं, यहाँ पर दिशा लिख लेते हैं, यहाँ पर ई डी एस, और इसकी दिशा कौन सी दिशा में है बताओ, यहाँ पर ये कौन सी दिशा है इसकी डीएस वेक्टर की, इसकी दिशा कौन सी है आपकी माइनस आई कैप है ना, तो ये लिख लो माइनस का आई कैप, ठीक है, और इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ये कौन सी दिशा में आपका प्लस का आई कैप की दिशा में, बाकी सब 0 हो गए, बाकी इनको लिख लो ई बराबर, पहले उसको लिखते हैं ई का मान रखो, ई का मान कितना है ई नोड एक्स और आई केप, ई नोड एक्स आई केप, ठीक है, एक्स डीएस भी नहीं लिखा ना, तो डीएस कितना होगा बताओ, डीएस मतलब क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये कौन सा पृष्ठ है आपका, ये वाला पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, एक पृष्ठ है, इसकी भुजा सबकी जो भुजा है, मतलब ये कितनी ए, तो क्षेत्रफल कितना होगा
क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई ये लंबाई होगी, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, तो मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और क्या आएगा आई के, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ गया आपका माइनस का ई नोड एक्स और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वापस क्षेत्रफल सदिश देखो, यहाँ पर कितना आएगा वापस से वही आएगा आपका, कितना आएगा ए स्क्वायर आएगा आपका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का आई के। आगे आपका अब देखो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में, अब आप x का मान निकालो, x का मान कितना है, x क्या है आपका, ये जो x है ना वो क्या है आपका, x है कि भाई ये जो पृष्ठ है वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये जो मूल बिंदु है ये मूल बिंदु है आपका यहाँ पर, तो ये मूल बिंदु से ये वाला जो पृष्ठ है, क्योंकि दो ही तो पृष्ठ है, एक ये वाला पृष्ठ एक ये वाला पृष्ठ, तो ये मूल बिंदु से ये वाला पृष्ठ कितनी दूरी पर है भाई, ये वाली दूरी कितनी है आपकी यही है ना, यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है, इसका मतलब यहाँ पर x बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया इस वाली कंडीशन के लिए, तो यहाँ से 5 बराबर क्या आ जाएगा ई नोड इंटू ए स्क्वायर आई के, और यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर क्या आ जाएगा उस साइड में क्या होगा x का मान कितना है, मतलब इस वाले पृष्ठ के लिए ये वाला जो पृष्ठ है वो x अक्ष से कितनी दूर पे है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है भाई, ये तो मूल बिंदु के ऊपर ही है, इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x का मान 0 और x का मान 0 होते ही ये जो आपका पूरा पार्ट है वो सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 यार है ना, x बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया आपका 0 आ गया। एक कुछ कर रहे थे क्या, हाँ ऊपर यहाँ पर छोड़ दिया था ना हमने, क्या किया था भाई, ये तो समझ में आ गया आपको, ये वाले पृष्ठ के लिए हमने कैसे निकाला ईडीएस माइनस का आई के, ये तो लिख लिया था भाई, दिशा भी तो हमारे को लिखनी थी ना यहाँ पर, क्योंकि वेक्टर जब बढ़ाया तो दिशा भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, तो ये दिशा दर्शा दी। अब हमने पहले इसको लिखा है तो ईडीएस आई के, तो ईडीएस आई के, तो यहाँ पर हमारे को क्या लिखना था ईडीएस आई के, तो हमने यहाँ पर मान किस करेगा ई का मान कितना है आपका, ई का मान है ई नोड एक्स आई के, तो ये आई कैप 2 हो गए थे, ठीक है, ये लिखना भूल गया था, तो आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा बताओ, आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, दोनों के मध्य कोण कितना है, आई कैप मतलब 0 डिग्री, और जब भी डॉट होता है डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब वहां पर क्या होगा cos थीटा आएगा, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये आई कैप है वो क्या हो जाएगा ना भाई 1 हो जाएगा ना इसका मतलब, तो यहाँ पर भी लिखने की जरूरत है नहीं आपको। और ये तो क्या हो गया आपका 0 वैसे भी हो गया, तो आपके पास में फाई है वो कितना आ गया आपका ई नोड इंटू ए क्यूब, ई नोड इंटू ए क्यूब, तो यहाँ से फाई का मान निकालो कितना है, फाई बराबर ई नोड का मान है तो कितना है आपका ई नोड का मान, ई नोड का मान है 2.5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, और इंटू ए क्यूब, एक का मान थोड़ी देर का है, हाँ एक का मान भी देर का, एक का मान देर का है कितना है 1 सेंटीमीटर है, अब इसको आप इससे गुणा कर लो कितना हो जाएगा, सीधा क्यूब कर दो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 है, 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये आ गया आपका फाई, इसको आप करोगे तो आ जाएगा। अब आपको निकालना है क्या है, आपको क्यों निकालना है, तो फाई आगे तो क्यों निकाल सकते हो भाई, ओम के नियम ओम के क्या मतलब गाउस के नियम से क्या है, फाई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई का मान आप रख दोगे ये जो यहाँ से आया है, और एप्सिलॉन नॉट का मान पता है आपको कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 2.8, ठीक है, बिल्कुल आसान था, हमने सारे पृष्ठ भाई जितने भी पृष्ठ से उन पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो निकाल लिया, फिर हमने ई और डीएस के मध्य कोण देख लिया, ई डीएस के मध्य कोण देखा तो हमने ये पाया कि बाकी सब 0 हो गए, बस 2 ही हमारे पास में ये बचे, ठीक है, और इनमें भी हमने दिशा को प्रदर्शित कर दिया यहाँ पर कि भाई ये तो जो आपकी दिशा है वो माइनस आई के वाले में, और ये जो प्लस आई के वाले में, यहाँ पर ई का मान रखा तो ई का मान रखते हैं, यहाँ पर जो आई के वो क्या हो गया आपके गायब हो गए, ठीक है, एक हो गया मान उनका, और इस प्रकार से x का मान यहाँ पर देगा, तो यहाँ पर जो आपका पृष्ठ था x का मान, तो यहाँ से जो आपका मूल बिंदु से ऊपर पृष्ठ था उसकी दूरी a थी, और इस वाले पृष्ठ ये तो मूल बिंदु के ऊपर ही था पृष्ठ, इसलिए यहाँ पर इसके लिए x का मान 0 हो गया, उसके लिए a हो गया, एक a रख दिया तो यहाँ पर a क्यूब आ गया, और इस प्रकार से फाई आ गया, और क्या आ गया आपका आवेश आ गया। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर कौन सा 2.8, ठीक है। अब हम करते हैं अगला उदाहरण 2.9। उदाहरण नंबर 2 क्या है देखो, एक अर्धगोलाकार बिंदु किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ से संबंध फ्लक्स क्या होगा, वक्र पृष्ठ से संबंध फ्लक्स क्या होगा यदि विद्युत क्षेत्र इसके आधार के समांतर एवं इसके आधार के लंबवत हो। तो हमारे पास में एक अर्धगोलाकार है, अर्धगोला है, ये लो अर्धगोला, ये जो अर्धगोला है इसका जो क्या तरीका है, अर्धगोले का
इसके आधार के समांतर है, अर्धगोले के आधार के समांतर है। अर्धगोले का आधार कौन सा होगा, गेंद मान लो ऐसे काट दी हमने, ठीक है, तो ये ऊपर वाला गेंद का भाग, इसका आधार कौन सा होगा, यही आधार होगा ना, तो आधार के समांतर है, इसका मतलब आधार के समांतर कुछ इसी प्रकार से होगा ना, तो ये आधार के समांतर कर दो, तो ये विद्युत क्षेत्र आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, ये आपका ई वेक्टर, ठीक है। ये आपका जो पीछे वाला ये आगे ये वक्र पृष्ठ है, और ये ऊपर वाला भाग पृष्ठीय भाग है, ठीक है। अब बोला क्या गया आपको, यदि विद्युत क्षेत्र ये मतलब ई वेक्टर तो इसके आधार के समांतर है, तब आपको क्या याद करना है, विद्युत फ्लक्स याद करना है। तो पहले तो आपको जो विद्युत फ्लक्स मिलेंगे वो दो पृष्ठों के कारण विद्युत फ्लक्स मिलेंगे। एक तो जो आपका अंदर वाला पृष्ठ होगा, ठीक है, एक कौन सा होगा आपका जो ऊपर वाला पृष्ठ होगा, ठीक है। जैसे आप गेंद को जूम करो यहाँ पर, ठीक है, आपके पास में गेंद है, गेंद को बीच में से काट दिया, तो एक तो जो ऊपर वाला उसका भाग होगा, तो उस पृष्ठ से हमारे को विद्युत फ्लक्स मिलेगा। एक जो आपका नीचे वाला ये पृष्ठ है, इससे आपको क्या मिलेगा, विद्युत फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब दो फ्लक्स मिलेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि फाई बराबर जो आपका एक तो हम मान लेते हैं, जैसे किताब के अंदर ही मान लेते हैं, जैसे किताब में क्या दे रखा है, फाई सी और फाई बी, ठीक है। तो फाई सी को क्या देगा है, हाँ, ये जो वक्र पृष्ठ है उसको फाई सी मान लिया, और फाई बी किसको मान लिया, इस जो आधार है बेस, ठीक है, बेस, ठीक है, बेस है मतलब आधार वाला फ्लक्स हो गया यहाँ पर, तो फाई सी प्लस फाई बी। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो करते हैं यहाँ पर कि इसमें कोई आवेश है क्या, कोई भी आवेश है क्या, कोई भी आवेश नहीं रहेगा ना, इसका मतलब ये क्या है, इसके अंदर जो विद्युत फ्लक्स होगा, टोटल जो विद्युत फ्लक्स होगा वो आपका कितना होगा, शून्य होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब फाई सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का फाई बी। और आपको पूछा क्या है, देखो आपको ऊपर पूछा है कि वक्र पृष्ठ से संबंध फ्लक्स ज्ञात करना है, आपको ज्ञात क्या करना है, वक्र पृष्ठ से, मतलब वक्र पृष्ठ का फ्लक्स कौन सा है, ये वक्र पृष्ठ का, और ये किसका फ्लक्स है, ये है आपका आधार का फ्लक्स है, ठीक है। और वक्र पृष्ठ का फ्लक्स प्लस आधार का फ्लक्स दोनों आप टोटल अगर कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो वो कितना आएगा आपका, शून्य आएगा, आएगा यहाँ पर शून्य। तो हमारे को पहले एक कंडीशन दे दी कि जो आपका आधार है, हमने ये तो निकाल लिया कि भाई अगर फ्लक्स होगा इसके अंदर तो यहाँ पर किसके बराबर आएगा, फाई सी प्लस फाई बी के बराबर आएगा, ठीक है। और वो उस पूरे का मान कितना है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्लक्स आवेश नहीं है, तो फ्लक्स कितना होने वाला है, 0 ही होने वाला है। लेकिन संबंधित पूछा है ना भाई, संबंधित ये थोड़ी पूछा कि फ्लक्स का मान क्या होगा, उसने पूछा कि कितना संबंधित फ्लक्स होगा कितना हमारे पास में। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि भाई जितना अंदर प्रवेश की विद्युत क्षेत्र गया उतना वापस बाहर निकले, फ्लक्स वैसे भी बोल सकते हो 0 है, या ऐसे गाउस के नियम से बोल सकते हो अंदर कोई आवेश नहीं है तो वैसे फ्लक्स 0 हो गया। लेकिन उसने पूछा कि संबंधित फ्लक्स है वो कितना होगा, कौन से पृष्ठ से पूछा, इस वक्र पृष्ठ से पूछा है, ना कि आधार से पूछा है। तो हमारे को ये तो पता है कि वक्र पृष्ठ आधार है, वो टोटल फ्लक्स हो गया। अब हमारे को पहले कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है कि यदि इसके आधार के समांतर हो, तो मतलब विद्युत क्षेत्र अगर आधार के समांतर, मतलब ये जो पहली वाली कंडीशन है वो यही है, ठीक है। तो आधार के समांतर होगा, तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आधार वाला फ्लक्स कौन सा होगा आपका। तो ये आपका आधार है और विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से, तो ये आधार है, तो आधार का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा ना, इस प्रकार से। तो क्षेत्रफल सदिश कुछ इस प्रकार से, विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से, कोण कितना हुआ दोनों के मध्य, 90 हुआ। इसका मतलब जो आपका फाई बी हुआ, फाई बी कितना हो गया आपका, 0 हो गया। और आपको फाई बी थोड़ी पूछा, आधार का फ्लक्स थोड़ी पूछा, और क्वेश्चन के अंदर पूछो, मतलब देखो वहां पर क्या है कि इसके वक्र पृष्ठ से संबंधित है, आपके पास में क्या ज्ञात करना है, फ्लक्स ज्ञात, मतलब फाई सी ज्ञात करना है। तो यहाँ से फाई सी बराबर कितना हो जाएगा भाई, फाई सी बराबर होता है माइनस का फाई बी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फाई सी बराबर भी कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो ये पहले का आंसर आ गया आपका, अगर फाई बी बराबर 0, फाई सी बराबर 0 हो गया। दूसरी जो कंडीशन है वो देखो क्या है, जब आप विद्युत क्षेत्र क्या हो, जब आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके आधार के लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र आधार के क्या हो, लंबवत हो। तो विद्युत क्षेत्र आधार के लंबवत किस प्रकार से होगा बताओ, ये मान लो आपका गोला है इस प्रकार से, ये गोला बन गया, ठीक है। तो जो आपका आधार है, आधार से क्या है, लंबवत है, आधार से लंबवत कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर आधार का लंबवत कुछ इसी प्रकार से होगा ना। तो ये ई वेक्टर इस प्रकार से है। तो अब यहाँ पर देखो, जो आपका इस जो पृष्ठ है, जो क्षेत्रफल जो आपका पृष्ठ दे रहेगा, इस पृष्ठ से जो आपका क्षेत्रफल सदिश है कुछ किस प्रकार से, इस प्रकार से नीचे की ओर है ना।
ये जो आपका इस प्रकार से गेंद है, जो विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोल दिया है कि जो आपका आधार है, आधार से लंबवत है, वो क्या आपका विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश आपको कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ds वेक्टर। कहने का मतलब कोण कितना हो गया दोनों के मध्य, कोण हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब जो आपका आधार का फ्लक्स आएगा, मतलब फाई भी आएगा, वो किसके बराबर आएगा, माइनस का। और माइनस किसके बराबर आएगा आपका, माइनस करके फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, माइनस का फाई बी, तो वो आएगा ई वेक्टर। और क्योंकि यहाँ पर चलो फाई बी बराबर क्या होता है आपका ds cos थीटा होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ से फाई बी बराबर इन cos थीटा का मान कितना है 180 डिग्री है, तो यहाँ पर 180 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइन ई और इंटू ds। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कितना होगा इसका, इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा ना भाई। अगर त्रिज्या इसकी क्या है, आर है। ये वाले गोले की बात कर रहा हूँ, ये वाले अर्ध वाले गोले की नहीं बात कर रहा हूँ। ये जो गेंद है, तो गेंद के नीचे भी तो एक इस प्रकार से बनेगा ना यहाँ पे गोला, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ फाई भी बराबर आ गया माइनस का ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे को निकालना क्या, वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालना है। तो वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, फाई सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, फ्लक्स आ गया। अब आप इसको यहाँ पर भी देख लो, दोनों को जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा ना आपका। फ्लक्स तो आपका वैसे भी जीरो है, तो आपको इसको समझना है। बोला क्या किया, पहले बोला कि आधार है, आधार के समांतर विद्युत क्षेत्र है। तो आधार के समांतर जो विद्युत क्षेत्र होगा, तो आधार का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब कोण कितना हो जाएगा 90। तो आपका जो आधार से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वो शून्य है, और आधार से संबंधित विद्युत फ्लक्स शून्य है, तो मतलब आपका जो वक्र पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर हमारे को अगली कंडीशन दे दी कि जो आधार है, आधार के लंबवत क्या है आपका विद्युत क्षेत्र है। तो आधार के लंबवत अगर विद्युत क्षेत्र होगा, तो इनके मध्य कोण, या आपका लंबवत विद्युत क्षेत्र हो गया, इनके मध्य जो कोण है ds वेक्टर और e के मध्य कोण कितना होगा, 180। cos 180 का मान कितना होता है, -1 होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। और यहाँ पर क्षेत्रफल, इस नीचे वाले गोले का क्षेत्रफल, ये नीचे गोला बनना है ना, इसकी अगर त्रिज्या r है, तो गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास में, क्योंकि आपको तो वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालना था, इससे संबंधित फ्लक्स निकालना था, और वो कितना आ गया आपका e इंटू पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 2.9। अब हम अगला करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.10। तो एग्जाम्पल नंबर 2.10 एग्जाम्पल नंबर क्या है, एक ए परिमित विस्तार के सिद्ध तार पर रे के आवेश घनत्व आपको दे रखा है 2, बीच में जगह नहीं है, इसका मतलब माइक्रो होगा, 2 माइक्रोकुलाम बट्टा मीटर है। इस रे के आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। मतलब आपके पास में एक आवेश है, इस आवेश के एक रेखीय मतलब तार पर क्या आपको एक आवेश दे रखा है, और इस तार का जो आपका रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है, मतलब लेमडा का मान आपको कितना दे रखा है, लेमडा बराबर दे रखा है 2 माइक्रो को बदल देते हैं 2 इंटू माइनस का 6 कूलम पर मीटर होगा। ठीक है भाई, लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है। तो क्यू का मात्रक कूलम होगा और लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो लेमडा आ गया आपके पास में। पूछेगा आपको कि इस तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ये लो, इस तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक कोई भी बिंदु है, उस बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बताओ कैसे ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेश है जिस पर आवेश इस प्रकार से वितरित है, इस P बिंदु पर हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, एक आवेश होता तो एक आवेश तो हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस फ्लक्स के कारण इस बिंदु पर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर क्या है, बहुत सारे आवेश है, तो पहले हमारे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेखीय आवेश वितरण करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, रेखीय आवेश वितरण करने के बाद में हम यहाँ पर क्या लेंगे, फ्लक्स Q का मान आ जाएगा हमारे पास में, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन L। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L। अब ये कौन सा आ गया, वो 2 फ्लक्स वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले गाउस का नियम लगाएंगे, तो क्या होता है गाउस का नियम, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q का मान होगा लेमडा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो दूसरे वाला फॉर्मूला मतलब गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कौन से गाउसी पृष्ठ की, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की, और बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। फिर हमारे पास में वो फाई आएगा, कौन सा आएगा आपका, डी फाई आएगा, किसके बराबर, डी फाई 1 प्लस डी फाई 2। यहाँ पर एक क्षेत्रफल सदिश, यहाँ पर एक क्षेत्रफल सदिश, ये मतलब अल्पांश, सॉरी क्षेत्रफल अल्पांश, यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश, 3 क्षेत्रफल अल्पांश ले लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, ds मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दोगे, ds क्षेत्रफल सदिश, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा भाई, इसकी त्रिज्या अगर r है, स्मॉल r है, ठीक है, तो इसका ये जो बेलन का क्षेत्रफल कितना होगा, इसकी लंबाई अगर l है, तो बेलन का क्षेत्रफल जगह 2 पाई r l, दोनों फाई को बराबर कर दो यहाँ पर। ठीक है, इसका समाधान करने के बाद में
तो दोनों फाई को बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। तो यहाँ से एल से एल क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, मतलब ई बराबर कितना आ गया था आपका, ई बराबर आ गया था, ऊपर तो लैम्डा ही और नीचे क्या आ गया आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर नीचे अगर आप क्या कर दोगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करती है आपके पास में क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और 2 इंटू कितना हो जाएगा 4। एक कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, आर भूल गए ना, नीचे आर नहीं दिखा, ये आर भी आएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 2 का 4 मतलब 4 बाई एप्सिलॉन नॉट और 4 बाई एप्सिलॉन नॉट गया लिख के, तो ऊपर के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा नीचे आर, क्योंकि ये तो पूरा आपका के बन गया और ये बच गया आर। तो इसका मतलब जो आपका पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये तो हमने वो देखा था, वहां पर कर लिया था ये, तो हमारे को तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सारी चीजें थोड़ी करेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर हमारे क्वेश्चन कब होंगे यहाँ पर। तो हमारे को सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं आपको बता रहा था कि आया कैसे था, ठीक है। पहले आपको जो भी वितरण है वो वितरण निकालना है, फिर आपको क्या करना है गाउस के प्रमेय से फ्लक्स निकालना है, फिर उसके बाद में जो आपके पास में दूसरा फॉर्मूला है फ्लक्स का, उससे आपको फ्लक्स निकालना है, क्षेत्रफल अल्पांश लेते हुए निकाल सकते हो, ठीक है। तो 3 मैंने आपको बात बताई थी, वो 3 बात याद रखोगे तो आसानी से विद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात होगा, ठीक है। लैम्डा का मान आ गया हमारे पास में। अब हमारे को चाहिए क्या, विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो ई बराबर क्या होता है 2 के लैम्डा, अभी हमने निकाला था अपॉन आर, तो ई बराबर 2 इंटू के का मान कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू लैम्डा का मान कितना है, लैम्डा का मान रहेगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन आर का मान कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर। पहले तो किसमें बदलना पड़ेगा, इसको मीटर में, कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इसको तो नहीं है ना, हाँ इसको नहीं है, बस अब इसको हम क्या कर सकते हैं सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लो, यहाँ पर आसान है बिल्कुल है कर सकते हो ना। कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18 36 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 6 मतलब माइनस का 4 और नीचे कितना है 20 है, तो ये कितना बार कैंसिल हो जाएगा 18 और 10 मतलब, और ये कितना हो जाएगा 1.8 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 9 और 4 मतलब 9 में से 4 घटाओ कितने बचेंगे 5 बचेंगे ना यहाँ पर, तो कितना हो जाएगी 10 की पावर कितना हो जाएगी 5। और ये क्या आ गया विद्युत क्षेत्र, और वो भी किसमें आएगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, तो ये आ गया न्यूटन प्रति कूलम। इतना era ना आंसर, कहीं मैंने गलत ना कर दिया हो। 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन प्रति कूलम। चलो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 2.10, बिल्कुल आसान था, इसमें तो सीधा फॉर्मूला आपको रखना था यहाँ पर। अब करते हैं उदाहरण नंबर 2.11। उदाहरण नंबर जो 2.11 है वो अभी जो आपका जो पेपर हुआ था मतलब फिजिक्स का पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन है वो आया था, ठीक है। उदाहरण से क्वेश्चन आया था, तो ये बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर अनंत रेख के आवेश के, ये अनंत रेख के आवेश, भाई अनंत रेख के आवेश मतलब ये तार ही होगा आपका, ये इसके ऊपर प्लस आवेश होगा, यहाँ पर सीधी सी बात है। रेख के आवेश बोलते अनंत रेख के आवेश, अनंत होगा और रेखीय आवेश होगा, ठीक है। अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है इस प्रकार से, और ये जो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या कितने तरीके है 0.1 मीटर, ये तरीके 0.1 मीटर। वर्ताकार पथ में अनंत रेखीय चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व है या रेखीय आवेश वितरण मतलब लैम्डा का मान देगा आपको 10 की पावर माइनस का 6 ठीक कूलम प्रति मीटर, 10 की पावर माइनस कूलम प्रति मीटर। तो इलेक्ट्रॉन का वेग का मान ज्ञात कीजिए। याद क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन का वेग v ज्ञात करना है, वी इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। अब क्या करें, हमारे पास में तो केवल इतना ही दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और लैम्डा का मान ये है और वी ये है। इसका मतलब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। इसका मतलब जब भी कोई भी धागा लेते हैं, धागे के एक पत्र बांध देते हैं और फिर वहां पर क्या करते हैं हम उसको घुमाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इस हमारी तरफ है वो क्या लगता है एक उस धागे जो पत्र बांध रखा है उसकी तरफ क्या लगता है एक अभिकेंद्रीय बल लगता है ना वहां पर। तो एक आपका अभिकेंद्रीय बल लग रहा है यहाँ पर और एक आपका क्या लग रहा है, क्योंकि जो हमने देखा है कि भाई इस प्रकार से घुमाते हैं तब आपका जो पत्र है वो घूमता रहता है, ठीक है। तो पत्र उस साइड पे भी तो नहीं जाता ना और इस साइड पे भी नहीं गिरता ना, इसका मतलब इस साइड में नहीं गिरता भाई, हम हमारी तरफ ऐसे बल लगा रहे हैं फिर भी हमारी तरफ नहीं गिरता है भाई, एक निश्चित वेग से घुमाएंगे तब। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इस प्रकार से घुमा रहे हैं हम पत्र को, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है अंदर की तरफ भी एक बल लग रहा है, तो अंदर की तरफ बल लग रहा है तो अंदर की तरफ गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब बाहर की तरफ भी क्या लगता है एक बल लगता है।
लगता है ना एक बल। इसका मतलब यहाँ पर दो बल कार्य करेंगे, किस पर, पत्र पर दो बल कार्य करेंगे। तो पत्र पर दो बल कार्य करेंगे तभी तो क्या रहेगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा ना। तो पत्र पर दो बल कार्य कौन कर से, एक तो बाहर वाला करता है और एक अंदर की तरफ करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर बाहर की तरफ कौन सा बल कार्य करेगा, ये प्लस, यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पर ये जो मतलब आकर्षित करेगा, जो भी मतलब एक बल लगाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बल लगा देते, तो हमारे को पहले तो यहाँ पर ज्ञात करना है कि यहाँ पर बल कितना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं बल ज्ञात करते हैं, पहले ज्ञात करने से पहले मान लेते हैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो एक रे के आवेश, अनंत रे के आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होती है, E बराबर होती है 2k लैम्डा अपॉन r। ये होता है ना 2k लैम्डा अपॉन r। अब यहाँ पर ये तो विद्युत क्षेत्र है, हमारे को ज्ञात करना है कि बल कितना लग रहा है। तो बल किसके बराबर होगा, F बराबर QE, और Q की जगह कौन सा है आपका, Q की जगह आवेश क्या है, E है। यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा, 2k E लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये आपका बल मिल गया। अब इस बल को कौन संतुलित कर रहा है, इस बल को संतुलित कर रहा है जो आपका mv स्क्वायर। भाई अभिकेंद्रीय बल कितना लगता है, mv स्क्वायर अपॉन r। या ऐसे मान सकते हो आपका इस साइड में अपकेंद्रीय बल लग जाएगा, क्योंकि ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा ना। तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हमने निकाल लिया। अब विद्युत क्षेत्र होगा तो क्या बल नहीं लगेगा, बल भी तो लगेगा ना। तो बल भी हमने निकाल लिया, यहाँ पर हमारे पास में ये आ गया बल निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है बराबर QE। तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर इस साइड में बल लग रहा है, इसका मतलब अगर ये गति कर रहा है, बोल रहा है कि गति कर रहा है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पर अंदर की तरफ बल लग रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ आ जाना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। ये तो 0.1 मीटर की त्रिज्या में गति कर रहा है, इसका मतलब बाहर की तरफ क्या लग रहा है, अपकेंद्रीय बल लग रहा है। अब अपकेंद्रीय बल कितना होगा आपका, mv स्क्वायर अपॉन r। ये होता है अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। इसका मतलब अगर संतुलन की अवस्था में होगा तो ये जो F है वो किसके बराबर होगा, आपके अपकेंद्रीय बल के बराबर होगा। मतलब mv, v कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग अपॉन r बराबर किसके हो जाएगा, 2k E लैम्डा अपॉन r हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, r से तो r सीधे कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपका, v निकालना है आपको। तो v का स्क्वायर बराबर 2k, k का मान रखो 9 × 10 की पावर 9 इंटू e का मान रखो 1.6 × 10 की पावर -19 इंटू लैम्डा का मान कितना था, लैम्डा का मान था 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा m क्या है, किसका द्रव्यमान है, भाई गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10 टू द पावर माइनस का कितना हो जाएगा 31, ठीक है केजी। और इसका पूरे का क्या कर दोगे आप, रूट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, VE मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग मिल जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन है वो आया था। और ये इस प्रकार से इसको करना है, बिल्कुल आसान। के अंदर की तरफ जो बल लग रहा है उसको, अगर बाहर की तरफ बल जो लग रहा है उसको संतुलन कर देंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 2.11। अब आगे के जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो हम अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसके अंदर वो करेंगे। अभी तक जितने एग्जाम्पल किए वो सारे आप वापस से अपनी रफ कॉपी उसके अंदर मिलाओगे। वहां पर आपको बिना क्वेश्चन देखना है और बिना देखे आपको क्या करना है, इनको मिलाना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और साथ साथ में जो आगे की भी आपको ट्राई करते रहना है, ऐसे नहीं है कि मैं करवा रहा हूँ तो आप बस बैठे हो। अभी तो आपका कार्य है ना कि आप मतलब जो आगे जो भी थ्योरी पढ़ी है वो सारी याद करते, जो पहले चैप्टर की उसको भी याद करते जाना है, दूसरा भी याद करते जाना है। और साथ साथ में आपको जितने भी क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के बहुत सारे क्वेश्चन है, एबीसीडी वाले जो अति लघुरात्मक छोटे छोटे वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको वो करने। ऐसे नहीं है कि आपने देख लिया वीडियो देख रहे हो आप, और वीडियो देखने के बाद में आप बस वीडियो देख लिया कि हाँ हमारे को समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वीडियो देखने के बाद में आपको वहां पर रफ कॉपी लेकर और क्वेश्चन लिख कर फिर आपको वहां पर करोगे तो पता चलेगा कि क्या चीजें होती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पढ़ाई करते जाना है यहाँ पर, और वहां पर जो आगे प्रश्न वगैरह उनको भी सोल्व करते जाना है।